बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी को हुए 24 घंटों से कुछ ज्यादा हो गए हैं, लेकिन बदएतमादी की फजा खत्म होने में शायद एक अरसा लग जाए। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जंगबंदी का ऐलान करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की क़यादत, खास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद अमेरिका ईरान पर हमले रोक रहा है। यह ऐलान एक अहम पेशरफ्त समझा गया, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ईरान पर बड़े हमलों की धमकी दे रहा था। ईरान की जानिब से भी यह इशारा दिया गया कि अगर उस पर हमले बंद हो जाएं तो वो भी अपनी कार्रवाइयां रोक सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस दौरान यह कहा कि जंगबंदी सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं, बल्कि लबनान को भी इसमें शामिल किया गया। यही वो नुक्ता था जहां से उलझन शुरू होने लगी। यह बयान इसलिए अहम था क्योंकि लबनान इस पूरे तनाज़े में एक हसास महाज बन चुका है। इसलिए अगर लबनान को वाकईतन जंगबंदी में शामिल किया गया था तो इसका वाज़ेह मतलब यह था कि यह लड़ाई जंग के तमाम महाजों पर रुकने जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इब्तिदा में अमेरिका की तरफ से इस बयान की ना कोई वाज़ेह तरदीद आई, ना ही वजाहत जारी की गई। इस खामोशी ने इस तासुर को मजीद मजबूत किया कि शायद वाकई एक वसी जंगबंदी तय पा चुकी है। इस मुआहिदे के तहत ही अमेरिका और ईरान ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करने पर इत्तफाक किया, लेकिन इजराइल अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आया और उसने लबनान पर शदीद बमबारी शुरू कर दी। ये हमले मामूली नौइयत के नहीं थे, बल्कि ये अब तक के शदीद तरीन मरबूत हमले हैं। 200 के करीब इब्तदाई तौर पे बेगुनाह शहरी शहीद होने की इतलात आई और 1000 से ज्यादा के जख्मी होने की, लेकिन शहीद होने वालों की तादाद अब 300 के करीब पहुंच चुकी है। उसके बाद यह सवाल और भी अहमियत इख्तियार कर चुका है कि अगर लबनान जंगबंदी का हिस्सा था तो फिर ये हमले क्यों हो रहे हैं। इजराइल की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि लबनान इस जंगबंदी में शामिल नहीं है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बढ़क भी लगाई कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ भी दोबारा कार्रवाइयां शुरू की जा सकती हैं, जिससे यह जाहिर हुआ कि इजराइल किसी भी तौर पर मुकम्मल जंगबंदी के मोड में नहीं है। यूं ये बदएतमादी गहरी हुई। ईरान की तरफ से कहा गया कि अमेरिका को फैसला करना होगा कि वो वाकई जंगबंदी चाहता है या इजराइल के जरिए जंग जारी रखना चाहता है। ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास अराक्ची ने वाज़ेह किया कि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। और फिर ईरानी हुक्काम ने यह भी कहा कि हम जवाबी वार करने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमें मना कर दिया। दूसरी तरफ मगरबी दुनिया में भी इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने इजरायली हमलों को खतरनाक करार दिया और कहा कि ये अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी कुछ हलकों ने यह कहा कि अगर लबनान को नजरअंदाज किया गया तो यह मुआहिदा कामयाब नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने भी इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उनके मुताबिक लबनान में जारी फौजी सरगर्मियां न सिर्फ मौजूदा जंगबंदी को खतरे में डाल रही हैं, बल्कि खित्ते में अमन के इम्कानात को भी मुतासिर कर रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं और तमाम फरीकैन को फौरी तौर पर कार्रवाइयां रोक देनी चाहिए। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने लबनान में इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ये इक़दामात खित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने यह जोर दिया कि जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद जरूरी है और आलमी बरादरी को फौरी इक़दामात करने चाहिए। बैनुल-अक़वामी हिलाल अहमर कमेटी ने गुंजान आबाद इलाकों में होने वाली तबाही पर शदीद तशवीश जाहिर की, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजराइल से मुतालिबा किया कि वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी करे। लबनान के अंदर भी रद्द-ए-अमल सख्त रहा। हुकूमत ने आलमी बरादरी से अपील की कि दोनों फौरी तौर पर इजरायली कार्रवाइयों को रुकवाने के लिए किरदार अदा करने को तैयार होंगे या नहीं होंगे। इन हालात में हिजबुल्लाह ने यह वाज़ेह किया कि वो जवाबी कार्रवाइयां जारी रखेगा और ये हमले बंद ना हुए तो शिमाली इजराइल पर रॉकेट हमलों का सिलसिला जारी रह सकता है। लेकिन सबसे अहम मोड़ उस वक्त आया जब अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लबनान को जंगबंदी में शामिल करना दरअसल एक गलत फहमी थी। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने कभी ऐसा कोई वादा किया ही नहीं और जंगबंदी का ताल्लुक सिर्फ ईरान से था, लबनान उसका हिस्सा नहीं था। यह बयान इसलिए भी मुतनाज़ बना क्योंकि इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने बयान में वाज़ेह अल्फाज में लबनान के महाज पर जंगबंदी का जिक्र कर चुके थे। सवाल यह पैदा हुआ कि क्या वाकई यह गलत फहमी थी या फिर बाद में मौक़िफ़ तब्दील किया गया। पाकिस्तान ने अपने बयान पर कायम रहते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की बात दुरुस्त थी। इसी तरह ईरान की तरफ से भी यह कहा गया कि उनके पेश करदा निकात में लबनान शामिल था। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि मुज़ाकरात की बुनियाद ही इसी नुक्ते पर थी, लेकिन अब उसे नजरअंदाज किया जा रहा है।
कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक इजराइल ने जानबूझकर लबनान में कार्रवाइयां जारी रखी हैं ताकि ईरान को दबाव में रखा जा सके, जबकि अमेरिका इस सूरत हाल को खोलकर तस्लीम करने से गुरेज आए। दूसरी तरफ कुछ अमेरिकी तज्जियाकारों ने जेडी वैंस के बयान को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि यह हकीकत को मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं करता। उनके मुताबिक अगर वाकई पाकिस्तान की सालसी में कोई फ्रेमवर्क तैयार हुआ था तो उसमें लबनान का जिक्र इत्तफाकिया नहीं हो सकता। अब सूरत हाल यह है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, वफूद इस्लामाबाद आ रहे हैं, सिफारती अमल जारी है, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि लबनान में हमले जारी हैं और बेगुनाह शहरी शहीद हो रहे हैं। यूं एक ही वक्त में अमन की बात भी है और जंग भी जारी है, जिसका इजहार दोनों ममालिक की क़यादत के बयानात से भी हो रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका पर यह इल्जाम भी आयद किया कि उसने जंगबंदी से पहले पेश किए गए 10 निकाती मंसूबे की 3 अहम शिकों की खिलाफ वर्जी की, जिनमें लबनान में जारी हमले, ईरानी फजाई हुदूद में ड्रोन्स की परवाजें और ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक को तस्लीम न करना शामिल है। दूसरी तरफ वाशिंगटन का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन के मुताबिक ईरान की जानिब से पेश करदा मंसूबा मुज़ाकरात के लिए एक बुनियाद जरूर फराहम करता है, ताहम जो दस्तावेज सामने आई है वो हतमी मुआहिदा नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि काबिल कबूल निकात का सिर्फ एक ही मजमुआ है जिस पर बंद कमरा इजलासों में बात हो रही है, जबकि उन्होंने मीडिया में गर्दिश करने वाली तजावीज को गुमराहकुन करार दिया। दूसरी तरफ ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्दीक की कि 10 निकाती मंसूबे में आबनाए हरमुज से गुजरने के लिए एक महफूज राहदारी, अमरीकी अफवाज का खित्ते से इनखला, पाबंदियों का खात्मा और ईरानी असासों की वापसी जैसे अहम मुतालिबात शामिल हैं। ईरान ने उसके साथ ही ये इशारा भी दिया कि वह अपने अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर के हवाले करने पर आमादा हो सकता है, जिसे अमरीकी हुकाम एक मुमकिना पेशरफ्त के तौर पर देख रहे हैं। इस दौरान सदर ट्रंप एक बार फिर दबाव बढ़ाकर मुज़ाकरात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर हतमी मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज ना हुआ तो शूटिंग दोबारा शुरू होगी और इस बार पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत के साथ होगी। उनके मुताबिक अमरीकी बहरी और फजाई ताकत, इजाफी असलहा और मुकम्मल तैयारी के साथ ईरान के गिर्द इस वक्त तक मौजूद रहेगी जब तक कोई वाज़ेह और काबिल अमल नतीजा सामने नहीं आता। ट्रंप ने अपने पैगाम में यह भी वाज़ेह किया कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आबनाए हरमुज को हर सूरत खुला रखा जाएगा, जिससे यह जाहिर हुआ है कि यह मुज़ाकराती अमल आसान नहीं होगा। इस पूरे मंजरनामे में व्हाइट हाउस ने यह ऐलान किया है कि एक आला सतह का अमरीकी वफ्द इस्लामाबाद रवाना किया जा रहा है। कैरोलिन के मुताबिक उस वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी कर रहे हैं, जबकि उनके साथ सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर भी होंगे, जबकि ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर ईरानी पार्लियामान मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कर रहे हैं। ये मुलाकातें हफ्ते के सुबह शुरू होने वाली हैं। वाशिंगटन को उम्मीद है कि बराह रास्त गुफ्तगू किसी ठोस नतीजे तक पहुंच सकती है। उन मुज़ाकरात में चीन, मिस्र और खलीजी ममालिक के वफूद बतौर मुबस्सर शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब ईरान ने कुछ ताल्लुकात के साथ और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इस अमल में शामिल होने का फैसला किया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने यह तस्दीक की कि इसराइल की जानिब से बार बार हमलों और सिफारती कोशिशों को सबूताज करने के खदशात मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मुज़ाकरात ईरान की जानिब से पेश किए गए 10 निकाती एजेंडे की बुनियाद पर होंगे। बाद में उनकी तरफ से वो ट्वीट डिलीट कर दी गई। जब उनसे राबिते किए गए कि क्या ईरानी वफ्द जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान तो ईरानी वफ्द आ रहा है, लेकिन जो ट्वीट है वो किसी और वजूहात की बुनियाद पर डिलीट की गई है। यूं इस वक्त सूरत हाल यह है कि एक तरफ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की तैयारी है, दूसरी तरफ लबनान में जंग शिद्दत इख्तियार कर रही है। ये दोनों हकीकतें एक दूसरे के मतवाजी चल रही हैं, लेकिन एक दूसरे से मुतसादिम भी है। इस दौरान एक अहम पेशरफ्त यह हुई है कि आबनाए हरमुज में महदूद बहरी आमदोरफ्त बहाल होना शुरू हो चुकी है, लेकिन ज़मीनी हकायक अब भी गैर यकीनी का शिकार है और आलमी तवानाई की रसद पर उसके असरात बदस्तूर नुमायां हैं। आबनाए हरमुज दुनिया की सबसे अहम बहरी गुजरगाहों में शुमार होती है, जो खलीज फारिस को खलीज ओमान के जरिए बहेरा अरब से मिलाती है। जोग्राफियाई तौर पर यह रास्ता शिमाल में ईरान, जुनूब में ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान वाक़े है और इसकी ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई तकरीबन 50 किलोमीटर और तंग तरीन हिस्सा तकरीबन 33 से 40 किलोमीटर के दरमियान रह जाता है, जबकि बड़े ऑयल टैंकर के लिए काबिल इस्तेमाल मरकजी चैनल सिर्फ 10 किलोमीटर चौड़ा है। यही महदूद चौड़ाई इसे आलमी सतह पर एक इंतहाई अहम और हसास गुजरगाह बनाती है, जहां मामूली रुकावट भी बड़े पैमाने पर सप्लाई चेन को मुतासिर कर सकती है। अमन के जमाने में दुनिया के मजमूई खाम तेल और माया कुदरती गैस का तकरीबन 20% इसी रास्ते से गुजरता है।
यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदाजों के मुताबिक 2025 में रोजाना तकरीबन 20 मिलियन बैरल तेल और तेल की मसनूआत आबनाए हरमुज से गुजरती रही, जिनका सालाना तजारती हजम तकरीबन 600 अरब डॉलर बनता है। लेकिन 28 फरवरी को शुरू होने वाली ईरान और अमेरिका और इजराइल जंग ने इस अहम गुजरगाह को अमली तौर पर बंद कर दिया था। इस बंदिश के बायस आलमी तेल मंडी में शदीद उतार चढ़ाव देखने में आया और ईंधन की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। एदाद शुमार इस बहरान की शिद्दत को वाज़ेह करते हैं। 1 मार्च से 7 अप्रैल के दरमियान आबनाए हरमुज से गुजरने वाले जहाजों की तादाद में तकरीबन 95% कमी वाक़ हुई और रोजाना औसतन सिर्फ 8 अजनास बरदार जहाज इस रास्ते से गुजर सके। इस महदूद नकलो हरकत की वजह से तकरीबन 800 जहाज खलीज में फंस गए, जिन पर हजारों मल्लाह मौजूद थे। 7 अप्रैल तक के एदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 187 टैंकर्स और मजमूई तौर पे 172 मिलियन बैरल खाम और रिफाइंड तेल समंदर में मौजूद था। एक मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि 1 मार्च से आबनाए हरमुज के जरिए खाम और रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील तकरीबन 20 मिलियन बैरल यौमिया से कम होकर औसतन 2.6 मिलियन बैरल यौमिया रह चुकी थी। जंगबंदी के बाद अगरचे अब महदूद बहरी आमदोरफ्त बहाल हुई है और चंद जहाज आबनाए हरमुज से गुजरे भी हैं, लेकिन ईरान ने वाज़ेह किया है कि जहाज उसकी इजाजत से ही गुजर सकते हैं। और ईरान का मौक़िफ़ यह है कि जब तक अमेरिका और इजराइल की जानिब से हमले मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होते, आबनाए हरमुज उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं होगी। इसलिए मौजूदा सूरत हाल को मुकम्मल बहाली की बजाय जुज़वी और गैर यकीनी बहाली करार दिया जा रहा है। आबनाए हरमुज की बंदिश ने एक ऐसे बहरान को जन्म दिया है जिसके असरात आलमी मईशत और रोजमर्रा जिंदगी तक फैल चुके हैं। एशिया सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका जैसे ममालिक में ईंधन की कीमतों में इजाफे के बायस हुकूमतों को हंगामी इकदाम करना पड़े, जिनमें औकात कार में कमी, घरों से काम की हौसला अफजाई और तालीमी इदारों की बंदिश शामिल है। अफ्रीका और यूरोप में भी इसके असरात देखने में आए। जनूबी सूडान और मॉरिशियस में बिजली के इस्तेमाल पर पाबंदियां आयद कर दी गई, जबकि यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया ने ईंधन की राशनिंग का फैसला कर लिया। यह गुजरगाह तारीखी तौर पर भी तनाज़ात का मरकज रही। 1980 से 1988 तक 8 साल में जारी रहने वाली ईरान इराक जंग के दौरान यहां टैंकर जंग लड़ी गई, जिसमें दोनों ममालिक ने एक दूसरे की तेल की तरसील को निशाना बनाया। उस दौरान अमेरिका ने भी मुदाखलत की और खलीज में तजारती जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपनी बहरी फोर्स तैनात कर दी। मौजूदा हालात में भी इस किस्म के खदशात दोबारा सर उठा रहे हैं, लेकिन आलमी मईशत अब पहले से कहीं ज्यादा इस गुजरगाह पर इन्हसार कर रही है। मुतबादिल रास्तों की बात की जाए तो खलीजी ममालिक ने इस खतरे के पेश नजर हंगामी नौइयत के कुछ इकदाम किए। सऊदी अरब और यूएई ने पाइपलाइंस के जरिए तेल की तरसील के मुतबादिल रास्ते फराहम किए, जिनकी मजमूई इजाफी सलाहियत तकरीबन 2.6 मिलियन बैरल यौमिया है। लेकिन यह मिकदार उस खला को पुर करने के लिए नाकाफी है जो आबनाए हरमुज की बंदिश से पैदा हुआ। ईरान ने भी गौरा जस्ट पाइपलाइन के जरिए खलीज ओमान तक रसाई हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौजूदा सलाहियत महदूद है और उसे मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मजमूई तौर पे देखा जाए तो जंगबंदी ने वक्ती तौर पे कशीदगी कम जरूर की, लेकिन बुनियादी खतरात बदस्तूर मौजूद है। आलमी तवानाई की मंडी, बहरी तजारत, जोग्राफियाई सियासत सब इस एक गुजरगाह से जुड़े हुए हैं और किसी भी नई कशीदगी की सूरत में इसके असरात फौरी तौर पर पूरी दुनिया में महसूस किए जा सकते हैं। यही वजह है कि इस खित्ते में इस्तेहकाम न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी सतह पर भी इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। तवानाई की मंडी में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ तो उसके बराह रास्त असरात आलमी ग़िज़ाई निज़ाम के ऊपर भी मुरतब होंगे। वर्ल्ड बैंक, IMF, अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यह निशानदही की कि तवानाई की मंडी में अदम इस्तेहकाम अब खुराक की दस्तयाबी और कीमतों को भी मुतासिर कर रहा है। तेल और गैस की तरसील में रुकावट न सिर्फ आमदोरफ्त के अखराजात बढ़ा रही है बल्कि खादों की पैदावार और फराहमी को भी मुतासिर कर रही है, जिसके नतीजे में ज़राई पैदावार दबाव का शिकार है। इस सूरत हाल का सबसे ज्यादा बोझ उन ममालिक और उन आबादियों पर पड़ रहा है जो पहले ही मुआशी तौर पर कमजोर हैं या फिर महंगाई और खुराक की किल्लत जैसे मसाइल का सामना कर रही हैं। आलमी इदारों की जानिब से मुसलसल निगरानी और बाहमी ताउन की यकीन दहानी अपनी जगह अहम, लेकिन जमीनी हकायक अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया जंगबंदी की अहमियत वाज़ेह करते हैं, जिसके बाद दुनिया भर में सुख का सांस लिया गया और इस जंगबंदी को अमन की फतह करार दिया जा रहा है। लेकिन अब भी सूरत हाल बेमिसले शायर मुनीर नियाजी के उस शेर की अक्कासी करती दिखाई देती है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। वो मनाजिर उसी का अहाता होगा। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया दिफाई तहसीलकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर अनस मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब आपका भी मैं मशकूर हूँ। ब्रिगेडियर साहब सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, आप क्या समझते हैं कि इब्तदाई तौर पे वज़ीर आज़म कहते हैं कि लबनान भी इसके अंदर शामिल था, अमेरिका उससे इनकारी हो जाता है
और इसराइल जो है वो कहता है लेबनान इसके अंदर शामिल नहीं है, और 300 के करीब इस वक्त जो शहादतें हैं वो रिपोर्ट हो रही है लेबनान की। अब लेबनानी प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से फोन करके बातचीत की है। तो आज रात जो लोग आ रहे हैं या कल तक जो लोग पहुंचेंगे, क्या इस नुक्ते पर भी इत्तफाक हो जाएगा कि जंगबंदी का दायरा किस हद तक वसी है? जी बहुत शुक्र, लाइकली है। दैट्स वाई आप देखें कि तेजी हम देख रहे हैं इसराइल में, और जो इसराइल ने जिस तरीके से स्ट्राइक्स किए हैं और जिस तरह 300 लोग मारे गए हैं, और जो कंसंट्रेशन है, चाहे वो साउथ ऑफ लेबनान है, बैरूत है, बेका वैली है, या उनके रदवान की यूनिट थी, या ड्रोन की यूनिट, मतलब उन्होंने सिविल पॉपुलेशन पे भी किया। तो दे वांटेड कि जितने मैक्सिमम, कि ये बातचीत से पहले जितने मैक्सिमम वो एरिया को कैप्चर कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और वो उसमें बज़ाहिर कामयाब इसलिए नजर आते हैं कि दे हैव ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट 14% ऑफ लेबनान। और उन्होंने तो अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू क्रिएट ए बफर। और पहले किसी जमाने में कंसेप्ट था लितानी रिवर तक का था, अब उन्होंने कहा कि दे आर एडवांसिंग फर्दर, जहरानी रिवर है 40 किलोमीटर इनसाइड लेबनान। सो वो देखें कि जो होता है ना, बातचीत से पहले आप जब प्रेशर करते हैं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे जाते हैं, वो यही करने जा रहे हैं। लेकिन लाइकली है, देखें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेरे के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप टेबल पर बैठेंगे सबसे पहले यही चीज होगी, क्योंकि ईरान के पॉइंट्स में यही शामिल था, हॉस्टिलिटीज ऑन ऑल फ्रंट्स की उन्होंने कहा था, वो इसमें सीज फायर में शामिल होगा। तो मेरे ख्याल में डिस्पाइट ऑल द फैक्ट ये चीजें उसमें आएंगी, और मुझे आई एम होपफुल कि सबसे पहले यही चीज एड्रेस होगी। मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि ऐसे वक्त के अंदर के जब मुज़ाकरात की बातें हो रही हों, जंगबंदी की बातें हो रही हों, आपने सबके साथ मामला तय कर लिए हों, आपके वफूद जो है वो एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हों, तो फिर इजराइल जो है क्या उसके ऊपर दस्तरस अमेरिका की नहीं है कि जिसकी वजह से उसे बयान में तब्दीली लाना पड़ रही है? या फिर इजराइल ये चाहता है कि जंगबंदी का जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार होना है उससे पहले कहीं ना कहीं वो अपनी फेस सेविंग के लिए कोई इकदाम उठा ले? बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरे ख्याल से इसराइल के ऊपर जो अमेरिका का प्रेशर है वो अब काम करते हुए हमें नजर आ रहा है। अब से कुछ देर कबल हमने देखा कि एनबीसी ने ये कहा है, जो एनबीसी टीवी है उसने, एनबीसी न्यूज ने रिपोर्ट किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को ये कहा कि वो अपने हमले, जो इसराइल के जो हमले हैं लेबनान पर, उनको कम करें, और उनके साथ उसकी वजह यह है ताकि जो मुज़ाकरात का अमल है उसको ट्रैक पे रखा जा सके। मेरे ख्याल से एक बड़ी वेलकम डेवलपमेंट है। लेबनान एक ऐसा एरिया है जो कि एरिया ऑफ एम्बिग्युइटी जिसे हम कहते हैं, वो एरिया ऑफ एम्बिग्युइटी थी लेबनान को लेके। लेकिन लेबनान इतना बड़ा रिस्क नहीं होगा, इट्स नॉट इतना बड़ा कंट्रीब्यूटिंग रिस्क फैक्टर नहीं होगा कि वो टॉक्स को डिरेल कर दे और ये होने वाली बातचीत को डिरेल कर दे। यही वजह है कि अब जो हम देख रहे हैं कि लेबनान की बातचीत के बावजूद भी, बाकर कालिबाफ साहब के ट्वीट्स के बावजूद भी, उनकी पोस्टों के बावजूद भी, ये टॉक्स का सिलसिला जो है वो इट्स गोइंग अहेड एज प्लान, जैसे कि वो प्लान किया गया था। यहाँ पर दो चीजें मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। जो इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत है उसके आउटकम में क्या सीज फायर की एक्सटेंशन की तरफ बात की जाएगी, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ कोई बातचीत होगी, या इन सब मामलात को लेके या एक फ्रेमवर्क बना दिया जाएगा कि वर्किंग लेवल के ऊपर कोई बातचीत किया जाए। ये वो सवालात हैं जो कि बड़े जेन्युइन सवाल, क्योंकि बातचीत तो आपने कर ली, बैठ तो आप गए, लेकिन बैठने के बाद आपने बातचीत किस चीज के ऊपर करनी है? अगर तो आपने डील करनी है तो डील के क्या कॉन्टोर्स होंगे? तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत और उसमें इसराइल को जो नकील डालने वाली जो बातचीत है वो उसको इनकम्पास करेगा, उसके साथ लेके चलेगा, और इसराइल का जामिन जो है वो अमेरिका बनेगा। जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि आबनाए हरमुज का कंट्रोल हमारे पास रहेगा, हमारे जो मुंजमद असासे हैं वो हमें वापस किए जाएंगे, और जो हमारी यूरेनियम अफजूदा करने की सलाहियत है उसको हम अपनी तार के ऊपर देखेंगे और उसको कहीं और मुंतकिल नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से बातचीत कुछ और तरह की है, तो बीच का रास्ता आपके नजदीक क्या दिखाई देता है? साल में बीच का रास्ता जरूर निकलेगा, और मैं ये सवाल मेरे लिए। तो मैं जी समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखें ना, ये इट वाज ए डिफेक्टिव ऑब्जेक्टिव के तौर पर नमूदार हुआ, पहले तो इसका कहीं भी जिक्र नहीं था। हम्म। अब ईरानीज ने बाद में रियलाइज कि इट हैज बिकम ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और दुनिया की इंटायर इकोनॉमी, आप ब्रदर ए पोर्शन ऑफ इकोनॉमी आप देखें कि ईरान कंट्रोल कर रहा है। सो दैट वाज जो दुनिया में एक खलबली मची इस वजह से है। लेकिन अगर आप देखें कि ग्राउंड रियलिटीज पे जाएं, इंटरनेशनल लॉ को देखें, यूनाइटेड नेशन के
जो कन्वेंशन है सी के ऊपर है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशंस कहते हैं, उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट करना। हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं। अभी देखें कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, अब इस पे ये बताए कानून के मुताबिक ये है कि 24 नॉटिकल माइल्स अपने कोस्ट से आपका एरिया बनता है। अगर इसके अंदर से शिप लाइन गुजरती है तो फिर तो ईरान का हक बनता है, लेकिन उसके अंदर से नहीं गुजरती है और दरमियान से गुजरती है तो फिर तो कोई नहीं बनता है। फिर कानून के मुताबिक दिस इज इंटरनेशनल वाटर्स। सिमिलरली ओमान का भी यही बनता है। लेकिन आज मैंने एक नक्शा देखा जिसमें उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे माइंस लगी हैं, तो वो सारा ओमान के एरिया है, तो पर फोर्स जहाज जो शिप्स होंगे वो ईरान के साइड से गुजरना पड़ेंगे। तो एक ये भी फैक्टर है। हिस्टोरिकल हमारे पास मिसाल भी है कि डैनियल एक स्ट्रेट है तुर्की के पास। ब्रिगेडियर साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, आप ये अपनी मिसाल दे दीजिएगा, लेकिन ये देखिए कि अगर ये हिस्सा जो है जिनके अतराफ में लगता है, एक तरफ ओमान एक तरफ ईरान, एक तरफ से बंद था जहां पे माइंस बिछी हुई थी, दूसरी तरफ से ईरान से इन आउट जो है वो जारी सारी है। अब वो जो बाहमी तौर पे अपना जो मुआहिदा कर रहे हैं ईरान और ओमान, वो ये कर रहे हैं कि एक तरफ का उनके पास होगा, दूसरी तरफ का हमारे पास होगा, एक तरफ की सिक्योरिटी वो फराहम करेंगे, दूसरी तरफ की हम करेंगे। तो फिर क्या ऐसी सूरत के अंदर वो जो शिपिंग लाइन से 3 से 4 किलोमीटर की, एक तरफ 10 किलोमीटर बनता है? बड़े सीरियस मसला इसलिए है क्योंकि गल्फ कंट्रीज भी वहां पे है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी, उनका कंसर्न भी एड्रेस करना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पास की हिस्ट्री देखें, यहाँ पे अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट 1949 से रही है। यहाँ पे कॉटर डॉक्ट्रिन का बड़ा असर रसूख किसी जमाने में रहा है। रेगन के दौर में यहाँ पे टैंकर्स को एस्कॉर्ट किया जाता रहा। सो देयरफॉर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट वहाँ यहाँ पे रही है। सो ज्यादा प्रेशर अभी गल्फ के कंट्रीज का भी होगा। तो ऐसा मैकेनिज्म को डेवलप करना होगा जो सबको काबिल कबूल हो, ईरान के लिए भी हो, ओमान के लिए भी हो, और जीसीसी कंट्रीज के लिए भी दिस इम्पोर्टेंट। और फिर इसको एक कवर अप मिलना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से, तब जाके ये एक्सेप्टेबल होगा। और यकीनन कोई ऐसे लाहेमल हो जो सबको एक्सेप्टेबल हो। अगर ईरान सब कहता है कि अगर यहाँ से हम जो पैसे लेंगे उससे हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट इट डिपेंड्स कि क्या क्या फ्यूचर में क्या होगा। ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है, क्योंकि एक स्टेज सेट हो गया है कि दिस इज द वल्नरेबिलिटी, ये वीक पॉइंट्स है और ये फीचर कोई भी इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो देयरफॉर मेरे ख्याल में इस पे बहुत कंसंट्रेशन होगी। इसका कोई मुस्तकिल हल निकालने के लिए कोई फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत है। मलिक साहब, अगर मौजूदा हालात को देखा जाए, जेडी वैंस का आना, जिसके ऊपर एक सवालिया निशान लगा हुआ था कि आएंगे या नहीं आएंगे, फिर खुद व्हाइट हाउस जो है उसकी कंफर्मेशन देता है। जेडी वैंस के बारे में यह भी था कि इब्तदाई तौर पे उस जंग के हामी नहीं थे, इसीलिए उन्हें उस मीटिंग से भी बाहर रखा गया। अब की बार अगर वो आ रहे हैं तो क्या ट्रंप को भी अपनी एक फेस सेविंग चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पूरी पॉलिसी जो अमेरिका की है वो वही रही है लेकिन चेहरे तब्दील होते रहेंगे? देखें, जेडी वैंस साहब अगर तो नहीं, वैसे तो आ रहे हैं मेरे ख्याल से। आने वाली सुबह तक वो उनका काफिला जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, जो मेरी इत्तिला और जो मेरा अंदाजा है। लेकिन जो ऑफ रैंप की आप बात कर रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए है, वो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप या अमरीकी इंतजामिया इस बात को समझती है कि एक और अफगानिस्तान जैसी सूरत हाल में, एक और जंगी सूरत हाल में नहीं जाना, जहां पर उनको 7,000 किलोमीटर दूर सस्टेन करना पड़े। तो इसलिए वो एक ऑफ रैंप चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उनकी कोई कैपेसिटी या कैपेबिलिटी को हिट किया गया है या उनकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी खत्म हो गई है। दूसरी बात ये कि जो बड़ा फैक्टर होगा वो ये कि आने वाले नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। मिड टर्म इलेक्शंस जरूर डोमिनेट करते हैं, तो इसलिए भी अमेरिकी साइड जो है वो एक ऑफ रैंप चाहती है। तीसरा मेरी नजर ये है कि अब तक चेहरे बदलने वाली बात मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी गलत होगी। वो इसलिए क्योंकि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पहले से बातचीत कर रहे थे। पिछले साल भी वो बातचीत कर रहे थे, इस साल भी वो बातचीत कर रहे थे, दोनों बार जब ईरान के ऊपर हमला हुआ। इस बार फर्क ये है कि अगर जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी, लेकिन उनके अलावा एक तीसरा सालिस या तीसरा फरीक होने की, अमेरिका की तरफ से फरीक होने की जरूरत और शर्त जो ईरान की जानिब से रखी गई है, वो मानना पड़ी है अमेरिका को। इसी वजह से बातचीत का सिलसिला हो रहा है, क्योंकि ईरानी साइड ने अपना डिस्ट्रस्ट, अपना मिसट्रस्ट, अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की लीडरशिप पे दिखाया है, जिसकी वजह से अमेरिकी साइड को अब इतना बड़ा जो है पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ा है अपनी अपनी स्टेटेड पॉलिसी से। यासुर साहब, ठीक। ब्रिगेडियर साहब, आपका इसके ऊपर एक लास्ट कमेंट चाहिए कि जो आखिरी 2 मुज़ाकरात हुए उनसे
ये मुख्तलिफ कैसे होंगे और ईरान को यकीन दहानी कैसी होगी, जिस तरफ अनिस मलिक साहब भी इशारा कर रहे थे? हाँ, देखिए लास्ट जो मुज़ाकरात हुए तो उसमें ओमान फैसिलिटेट कर रहा था। अब इसमें यह है कि बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। हम्म। 4 ममालिक तो जो पाकिस्तान में मौजूद रहे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान और बाकी थे। अब चाइना की भी इसमें एंट्री है, रशिया के भी पीछे है, क्योंकि चाइना ने भी देखें, जब ट्रम्प ने बात की थी, चाइना की भी इसमें कंसर्न शामिल है। तो मेरा ख्याल में जब बातचीत आगे बढ़ेगी, और मुझे लाइकली भी लगता भी ये है कि एक्सटेंशन भी इसमें होगी बातचीत में, हम्म। फर्दर मॉडलिटीज को वर्कआउट करने के। चाइनीज भी इसमें आएंगे, गारंटर के तौर पे बहुत सारे होंगे। तब ईरान, दैट्स वाई ईरान की यहाँ पे प्रेजेंस है, फिर पाकिस्तान के भी है। हम्म। होपफुली मेरा ख्याल में जब इतने सारे ममालिक होंगे, जिस तरह हम्म। बोर्ड ऑफ पीस में आपने देखा होगा, बहुत सारे गारंटी विटनेसेस के तौर पे थे वहां पे, तो इसमें भी लाइकली इसी तरीके से होगी। चाइनीज की प्रेजेंस विल मेक द डिफरेंस। इस बार जामिन जो हैं वो बड़ी ताकतें हैं बार और की इस तरजीहात भी कुछ मुख्तलिफ हैं, इकदामात भी कुछ मुख्तलिफ हैं और इस बार की कैलकुलेशन भी कुछ मुख्तलिफ है, तो हालात जो हैं वो मुख्तलिफ नताइज जो हैं वो फराहम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब और अनिस मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे मगर मुख्तलिफ और पहलुओं पर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, वही पहलू हैं, वही गुफ्तगू है, मुख्तलिफ और जावियों के ऊपर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, सीनियर तजियाकार हैं अवैस तौहीद साहब। अवैस तौहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाह साहब, आपका भी मैं मशकूर हूँ। अवैस तौहीद साहब, आपकी तरफ आता हूँ। क्या समझते हैं कि इब्तदाई तौर पे खबरें कुछ और आईं, फिर कुछ और आईं, फिर तरदीद हुई, फिर एक तरफ से और बात हुई कि जंग का दायरा इतना नहीं है, इससे ज़्यादा वसी था, इसमें और फरीक भी शामिल थे। अब एक तरफ हैवी बम्बारमेंट देखने में आ रही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अब से कुछ देर पहले अपनी कैबिनेट को ये कहा है कि डायरेक्ट टॉक की जाए लबनान के साथ और हिजबुल्लाह को डिसार्म करने के हवाले से उनसे बातचीत करें। तो ये ऊंट किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, बिलखुसूस लबनान के महाज के ऊपर, फिर ये दूसरे महाज की बात करते हैं। शुक्रिया। देखिए, लेबनान के अंदर चंद ही घंटों में जब सीज फायर अनाउंस हुआ, एक तारीखी लम्हा डिप्लोमेसी की तारीख के अंदर, जब पाकिस्तान ने डील ब्रोकर की बिटवीन द यूएस एंड ईरान, और सीज फायर अनाउंस होते ही चंद घंटों के बाद ही 10 मिनट के अंदर 100 से ज़्यादा स्ट्राइक्स की अक्रॉस लेबनान। मेरी लेबनान के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं और जो मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। वो कहते हैं ऐसे इलाकों पे भी बमबारी की है जहाँ पे हिजबुल्लाह का नामो निशान भी नहीं है और मिडिल क्लास नेबरहुड्स हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि नेतन्याहू शायद इस मौके की ताक में थे और उनको स्पॉइलर के तौर पे तो पहले जाना जा रहा था। और वो जिस वक्त ये नेगोशिएशंस की बातचीत चल रही थी और अल्टीमेटम की धमकियां दी जा रही थी ट्रंप की जानिब से, उधर पाकिस्तान भरपूर बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए टर्की और इजिप्ट के साथ अपनी जो सिफारती सरगर्मियां हैं वो तेज किए हुआ था। उस वक्त नेतन्याहू जो है वो सदर्न लेबनान के अंदर एक प्रिटेक्स्ट बना के, एक एक्सक्यूज बना के, और उन्होंने कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को पे निशाना लगा रहे और हिजबुल्लाह को डिसार्म कर रहे हैं। और जब ये सीज फायर अनाउंस हुआ तो उस वक्त ही, और उसके अंदर क्लियरली ये डिफाइन है, अब तो ये बात सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट के अंदर लिखा था कि कंप्लीट सीज फायर है रीजन के अंदर और उसके अंदर लेबनान के अंदर भी शामिल है। और ये अक्ल की बात, अक्ल समझ से बाहर होगी कि अगर ये समझा जाए कि ईरान जो है ऐसा कोई समझौता कर ले जिसके अंदर हिजबुल्लाह के खिलाफ या लेबनान के खिलाफ जो हिजबुल्लाह वहाँ पे मौजूद है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक अहम जुज है और 80 की दिहाई से ईरान के साथ है और ईरान हिजबुल्लाह के साथ है। और यही एक मज़ाहमत का एक बहुत बड़ा जरिया है इजराइल के खिलाफ लेबनान में हिजबुल्लाह की मौजूदगी। तो मुझे लगता है कि ये तो खाम ख्याली है, लेकिन उसकी बात हमें ये समझ में आई कि जब जेडी वांस ने भी और जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी इस बात को एको किया कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, लेबनान के अंदर सीज फायर शामिल नहीं था। जबकि इस वक्त जब हम बात करें न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर और जराइद के अंदर गैर मुल्की, उनके अंदर ये बात बहुत तसद्दुक के साथ या तस्दीक के साथ लिखी हुई है कि ऐसे ही था और सीज फायर कॉम्प्रिहेंसिव था, पूरे रीजन के अंदर था। और ये 15 रोज का जो सीज फायर अनाउंस हुआ था। और आज जब हम बात कर रहे हैं
तो चाहे वो बरतानिया हो, जर्मनी हो, चाहे फ्रांस के मैनुअल मैक्रोन हो, सबका मानना यही है कि लेबनान के अंदर पीस होना चाहिए। सिर्फ एक हटदर्मी है तो नेतन्याहू की, तो मैं समझता हूँ कि मशरक़ वो जिस तरह वो मुज़ाकराती मेज़ को हिलाने के कोशिश में मसरूफ़ है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि ईरान बावजूद इसके कि उसको उकसाया जा रहा है और इस एक स्पॉइलर की जानिब से, नेतन्याहू की जानिब से, मुझे लगता है कि मुज़ाकरात शायद बिल्कुल होंगे और होने चाहिए। और जेडी वांस के आने का यहाँ पे है, जेरेड कुशनर के आने का है, और ख़ुद स्टीव विटकॉफ के आने का है। इस्लामाबाद के अंदर एक सिफारती जो मेज़ बिछेगी, मुज़ाकराती मेज़, वो सफारती हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा सुनहरी बाब होगा, जिसके अंदर हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी जिसको लीड कर रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, और दूसरी जानिब सिविलियन डिप्लोमेसी जिसको लीड कर रहे हैं तो शहबाज शरीफ कोई ना कोई साहब और अच्छा इस्माइल आउटकम बट इसका साहब। निकलेगा। एडमिरल साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है सर, के लेबनान के मंजरनामे के ऊपर क्या आखिरी वक्त के अंदर 100 से ज़ायद जगहों को टारगेट करना, और फिर जिस तरीके से बात अवैस तौहीद साहब भी कर रहे थे कि गुंजान आबाद इलाकों को टारगेट किया गया, हिजबुल्लाह की तो मौजूदगी वहाँ पे भी नहीं थी। बल्गारिया के सफ़ीर हैं, वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे पहुँचा था, मैंने वहाँ पे रिहाइश इख्तियार करनी थी और बातचीत के लिए ही वहाँ पे पहुँचा था, तो हमारी एम्बेसी से चंद 100 मीटर की दूरी के ऊपर जो है वो मिसाइल आके गिरे हैं। तो उधर से ये फिर अंदाजा होता है कि किन जगहों के ऊपर ये मिसाइल गिराए गए हैं। तो क्या एक फेस सेविंग चाहिए आखिरी वक्त में इजराइल को कि उसने बड़े टारगेट अचीव किए हैं? शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। पहली चीज़ तो ये कि ये जो कन्फ्यूजन आ रही है स्टेटमेंट्स में, थोड़ा सा मैं इस पे बात कर लूँ। जी। देखिए, जब आप दो फरीकैन आपस में नहीं राजी हो रहे होते हैं और जंग लड़ रहे होते हैं, तो फिर एक मीडिएटर को बीच में डाला जाता है, और मीडिएटर ऐसा बंदा होता है या ऐसा मुल्क होता है जो कि बड़ा जिम्मेदार होता है और बाएतबार होता है। तो इसीलिए पाकिस्तान को डाला गया। और फिर जब मीडिएटर बीच में आ जाता है, तो जो स्टेटमेंट मीडिएटर देता है वो मोस्ट ऑथेंटिक होती है, क्योंकि वो इम्पार्शियल होती है। वो किसी की साइड नहीं ले रहा होता है, वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो बात हुई होती है उसके जरिए वो उस बात को बेसिकली नरेट कर रहा होता है। अब इशू ये है कि ये जो कहना कि जी अमेरिका की तरफ से कि जी नहीं हमने कहा ये था, समझा ये गया, गलतफहमी है, ये चीजें बेमायने हैं। जब मीडिएटर को आपने रिक्वेस्ट करके बीच में ले आए हैं और फिर मीडिएटर ने एक स्टेटमेंट दे दी है, तो फिर दुनिया उसी स्टेटमेंट पे जाती है। और आप देखिए कि जितने भी यूरोपीय ममालिक हैं जो कंडेम कर रहे हैं इजराइल की जारियत लबनान पे, वो पाकिस्तान की स्टेटमेंट को बेस बना रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है, और बाकी नेतन्याहू हो, जेडी वैंस हो या कोई और इसको डिनाई करता है तो उसकी कोई हकीकत नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, कोई तकरीबन 7 से 8 दिन पहले जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी डेडलाइन बढ़ाई थी और कहा था कि जी हम मुआहदा कर लें हमसे और हम बातचीत करने जा रहे हैं ईरान से, तो उसी वक्त बेंजामिन नेतन्याहू की एक स्टेटमेंट आई थी जिसपे उसने कहा था कि अगर हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हुआ तो हम किसी मुआहदे को नहीं मानेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और पिछली 2 दफ़ा भी जब टॉक्स हो रही थी, तो उसमें बीच में इसने सैबोटाज कर दिया था, और इसीलिए किया था कि जी हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा था टॉक्स में। तो नेतन्याहू मुआहदे तक भी पहुंचने के रवादार नहीं हैं। वो बीच में ही सेंस करते हैं कि अगर टॉक्स उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो वो उनको सैबोटाज कर देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने जिस ताकत के साथ ईरान के साथ बातचीत करने का इंदिया दिया है, क्या वो ताकत इतनी है कि वो इजराइल को और नेतन्याहू को लगाम डाल सके और उनको ये कह सके कम से कम कि जो मुआहदा मैं कर रहा हूँ उसकी पासदारी करो? क्या उनमें इतनी मोरालिटी है कि वो इजराइल को ये कह सकें कि जिस जंग में तुमने मुझे और मेरी कौम को फंसाया है और नुकसान उठवाया है, जो मेरी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा है, इकोनॉमी और मिलिट्री को नुकसान पहुंचा है, क्या इतना तुम मेरे लिए कर सकते हो कि जो मैं मुआहदा करूं उसकी पासदारी करूं, या कम से कम ये 2 हफ्ते जब तक मैं ना कहूं जब तक तुम इसकी पासदारी करो? तो मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू जो है वो बिल्कुल आज़ाद है, बिखरा हुआ एक हाथी है,
और एक इर्रेशनल एक्टर है आज की दुनिया का, यानी आपने जिस नुक्ते की तरफ इशारा किया इसी पे अवैस तौहीद साहब आपका कमेंट चाहिए कि क्या इजराइल को पाबंद किया जा सकता है उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के तय हो रही होंगी? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो मुज़ाकरात हुए उसके अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए और बैक चैनल डिप्लोमेसी जिसमें रीजनल पावर्स, वर्ल्ड पावर्स बहुत सारी इसमें शामिल थी और जिसको लीड कर रहे थे पाकिस्तान, उसके अंदर देखिए ईरान को अगर समझने की कोशिश करें तो क्या क्या चाहिए ईरान को? ईरान को चाहिए, और मेरे ख्याल में मशरिक़ वस्ता के अमन को क़याम के लिए भी जो सेपरेशन है, अलहदगी है अमेरिका और इजराइल के दरमियान, वो अलहदगी अगर डिवोर्स नहीं हो सकती और अलहदगी हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये खत्ते के अंदर एक देरपा अमन की जमानत होगा। और जो इस वक्त जो छतरी इस्तेमाल कर रहा है अब तक कई दिहाइयों से मशरिक़ वस्ता में और दंदनाता फिर रहा है, ये हेजेमोनिक डिज़ाइंस को अपने पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है इस वक्त भी ईरान, या उनके जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं वो किसकी बुनियाद पे कर रहे हैं, किसकी पशपुनाई पे कर रहे हैं? और ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये तो उनके जो ट्रम्प के करीबी साथी जो कैंट, जिन्होंने भी रिजाइन किया है नेशनल सेंटर ऑफ काउंटर टेररिज्म से, उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में लिखा है कि ये इजराइल लॉबी जो है वो आपकी इस जंग के पीछे है। आप इजराइल की जंग क्यों लड़ रहे हैं? ईरान आपको जो है इज नॉट पोजिंग एनी थ्रेट टू अमेरिकन नेशन, व्हाई यू आर फाइटिंग इजराइल वॉर? और यही शायद बहुत सारे अमेरिकन की आवाज है और गूंज जिसकी वाइट हाउस में भी है, और इसी वजह से ट्रम्प जो है वो एग्जिट चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो नेगोशिएटिंग टेबल पे इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं वो बहुत, जहां पे बहुत अहमियत के हामिल है, वहां पर देरपा के अमन के क़याम के लिए मशरिक़ वस्ता के अंदर जो पश्त बनाई है अमेरिका की, वो ख़त्म होनी चाहिए। और इस वक्त तो शायद मौका भी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, बहुत कुछ स्टेक्स है उनका, वो अपने इत्तेहादी यूरोप में खो रहे हैं, नेटो पे उनका झगड़ा है यूरोपियन पावर से, वेस्टर्न पावर से। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए बहुत सारे यूरोपीय ममालिक ने मना कर दिया। गल्फ स्टेट्स के अंदर उनकी जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो उसमें फ्रैक्चरिंग हुई हुई है। अगर यहाँ से उनका इन्फ्लुएंस, मिलिट्री इन्फ्लुएंस ख़त्म होता है तो फिर आप ये बताइए कि ऑयल रिच नेशंस जो हैं अरब वर्ल्ड की, उनसे उन्हें हाथ धोना पड़ेगा। तो ये शायद डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन भी और एक अमेरिकी सदर भी और अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट भी मेरे ख्याल में इसके मुतामिल नहीं हो सकते। तो नेतन्याहू वो इसके मुतामिल नहीं हो सकते। एडमिरल साहब, आपका इसके ऊपर मौकिफ चाहिए कि हम तो पहले तो ये उम्मीद करें कि ये दो तरफा जो मुज़ाकरात हैं इनका बेहतर आउटकम निकले, और हमने खुश असलूबी के साथ ये काम किया, नेक नियति के साथ किया, तो दुनिया की खुशहाली हो। लेकिन अगर इसका आउटकम पॉजिटिव निकल आता है तो फिर हमें इसका बेनिफिट कोई होगा? देखिए, ये सवाल मुझे और भी लोगों ने किया है और ये मुझे चुभता हुआ थोड़ा सा लगता है कि हम ये क्यों सोच रहे हैं। सर मैं सर कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूं, इसीलिए मैंने पहले ये लफ्ज कहा, ये जुमला कहा कि हमारे लिए अच्छी उम्मीद तो यही है और दुआ भी यही है कि इसका आउटकम अच्छा निकले। लेकिन बतौर पाकिस्तानी फिर आमियाना से ज़हन में ये सवाल आता है कि अच्छा हमें भी कुछ मिलेगा, तो वो वही सवाल ये जरा और सी साख्त के अंदर आपके सामने रखा है। इससे पहले जनरल साहब बोले बहुत कुछ पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है कि इस वक्त जो है वो ब्रसल से लेके सिडनी तक और न्यूयॉर्क से लेके लंदन तक और अफ्रीका से लेके एशिया तक, और जहाँ पे तकलीफें इंडिया को हो रही है, लेकिन वाह जो हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, मेरे ख्याल में बहुत कुछ मिल गया है। बहुत कुछ मिल गया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का स्टेटस जो है वो कुली तौर पे चुका है और आने वाले वक्तों में और भी होगा। उम्मीद और दुआ ये कि ये आज हमारे हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है कि जब हम अगला प्रोग्राम कर रहे हों तो उस दिन आपको ये नवीद सुना रहे हों, ये खुशखबरी सुना रहे हों कि दुनिया के अंदर इस वक्त अमन है, कोई बीच का रास्ता निकला है, और उस बीच का रास्ता निकालने में जो किरदार अदा किया वो पाकिस्तान ने भी किरदार अदा किया और सफ़े अव्वल में रह के किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।